हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक्स है वह है रूट्स क्रॉप। रूट्स क्रॉप हम रेडिश, कैरेट और टर्निप हमारे पास रूट्स क्रॉप है, जिसमें हम आज रेडिश की बात करें, जिसको हम हिंदी में मूली कहते हैं। इसका बोटेनिकल नेम रेपिनस टाइवस होता है। फैमिली क्रूसीफेरी है। क्रोमोसोम नंबर 2n इक्वल टू 18 है। ओरिजिन इसका मेडिटेरियन रीजन, जिसको हम भूमध्य सागरीय क्षेत्र कहते हैं। एडेबल पार्ट्स, खाने वाला भाग इसका रूट्स, क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं, ये रूट्स क्रॉप में आती है। मूली में जो पेजेंसी का मतलब तीखापन या कड़वापन जो जिसके कारण होता है वो है आइसोथायोसाइनेट। ये एक ग्लूकोसाइड पाया जाता है जिसका नाम है आइसोथायोसाइनेट, जिसके कारण मूली में तीखापन या कड़वापन रहता है। अब ये भी पूछा सकता है मूली का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है, तो जो वर्णक जो पिगमेंट है उसका नाम है एंथ्रोसाइनिन। ये पिगमेंट है जिसके कारण मूली का जो रूट्स है उसका रंग लाल होता है इस वर्णक के कारण। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन। ये कहाँ पर ग्रो की जाती है? वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, कर्नाटका, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और असम, इन स्टेट के अंदर रेडिश की खेती की जाती है। नेक्स्ट है क्लाइमेट। नंबर 1 है इसमें कूल सीजन वेजिटेबल, क्योंकि ये कूल सीजन रबी में ग्रो की जाती है, तो कूल सीजन वेजिटेबल इसको कूल क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। नंबर 2 जो ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर रूट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए 10 to 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। सोयल कैसी होनी चाहिए? वेल ड्रेन सैंडी लोम सोयल, जिसका pH मान 5.5 से 7.5 होना चाहिए। इसकी खेती के लिए सूटेबल है, उपयुक्त है। वैरायटी को हमने इसकी वैरायटी को 2 टाइप्स में बांटा है। कौन से? यूरोपियन टाइप्स और एशियाटिक टाइप्स। इनमें कभी कभी एग्जाम में डिफरेंस पूछा जाता है, तो डिफरेंस की बात करेंगे हम। नंबर फर्स्ट, क्विक ग्रो, ये तेज़ी से ग्रो करती है। ये स्लो ग्रो करती है। शॉर्ट ड्यूरेशन, जल्दी तैयार हो जाती है। ये लॉन्ग ड्यूरेशन, थोड़ा उससे अधिक टाइम लेती है। इसमें तीखापन कम होता है, इसमें तीखापन अधिक होता है। इसके जो रूट्स का जो आकार होता है वो छोटा होता है, इसकी जो रूट्स का आकार होता है वो बड़ा होता है। एक एग्ज़ाम में और 5 नंबर पे डिफरेंस मैंने लिखा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। एक क्या है, जो यूरोपियन टाइप जो किस्में हैं, ये सीड प्रोडक्शन केवल हिली एरिया, पहाड़ी क्षेत्र में करती है। जो एशियाटिक जो वैरायटी है वो पहाड़ी और प्लेन्स, मैदानी दोनों क्षेत्रों में क्या करती है? सीड प्रोडक्शन करती है। ये हम इस डिफरेंस में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। अब है इसकी वैरायटी। एशियाटिक टाइप वैरायटी कौन सी है? पूसा देसी, पूसा चेतकी, पूसा रेशमी, जापानीज वाइट। यूरोपियन टाइप पूसा हिमानी, वाइट आइसिकल, ये यूरोपियन टाइप के अंदर आती है। सीड रेट एशियाटिक टाइप्स की किस्मों के लिए 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चाहिए। यूरोपियन टाइप्स की किस्मों के लिए 10 to 12 kg पर हेक्टेयर चाहिए। सीड ट्रीटमेंट हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। बाविस्टीन या वीटावैक्स 3 ग्राम पर किलोग्राम की दर से आपको ट्रीटमेंट करना है, ताकि बीज को फंगस जनित रोगों से हम बचा सकें। टाइम ऑफ सोइंग एशियाटिक टाइप्स का जो सोइंग करने का जो टाइम रहेगा वो अगस्त टू जनवरी रहेगा, और जो यूरोपियन किस्मों का जो टाइम रहेगा सोइंग करने का वो रहेगा आपका सितंबर टू मार्च। और इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में जो रेडिश की सोइंग का टाइम रहेगा वो रहेगा मार्च टू अक्टूबर। ये पहाड़ी क्षेत्रों में सोइंग करने का टाइम है। नेक्स्ट है हमारे मेथड ऑफ सोइंग करने के 2 मेथड है। एक तो फ्लैट बेड है, हम समतल क्यारी बनाकर भी सोइंग करते हैं। एक रिज बनाकर, मेड बनाकर भी सोइंग करते हैं। फ्लैट बेड की अपेक्षा रिज एंड फरो जो सिस्टम है या रिज मेथड है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि रिज पर सोइंग करने से जो रूट्स का ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छा होता है और प्रोडक्शन भी अधिक होता है। किसके मुकाबले? फ्लैट बेड की अपेक्षा, समतल क्यारी की अपेक्षा। आपको स्पेसिंग क्या रखनी है, चाहे आपके पास एशियाटिक टाइप वैरायटी है या यूरोपियन टाइप है, उनमें जो स्पेसिंग होगी वो 45 सेंटीमीटर इंटू 6 to 8 सेंटीमीटर, ये आपकी स्पेसिंग रखनी है। 45 का मतलब रो टू रो 45 सेंटीमीटर, प्लांट टू प्लांट 6 to 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम बात करें मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर की। आपको मैन्यूर फर्टिलाइजर कितना लेना है? FI हमको 200 से 300 क्विंटल पर हेक्टेयर लेना है। नाइट्रोजन आपको 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेना है। P2O5 आपको 100 किलोग्राम लेना है। K2 आपको 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से लेना है। आगे हम बात करेंगे इरिगेशन। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है इरिगेशन।
फर्स्ट इरिगेशन आपको सोइंग के तुरंत बाद करनी है। इसके बाद आपको गर्मियों में 4 से 5 दिन के अंतराल पर और सर्दियों में 10 से 15 दिन के अंतराल पर इरिगेशन करनी है। रेनी सीजन में अगर सही समय पर वर्षा हो रही हो तो आपको इरिगेशन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर सही समय पर वर्षा नहीं है तो आवश्यकता अनुसार क्या करनी चाहिए, इरिगेशन करनी चाहिए। वीड कंट्रोल, नेक्स्ट हमारा स्टेप है वीड कंट्रोल। वीड मूली की फसल जब छोटी होती है तब बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, उस समय इसको कंट्रोल करना नितांत आवश्यक है। अतः इसके लिए आप 2 से 3 निराई गुड़ाई करके वीड को नष्ट कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त हर्बिसाइड भी आते हैं, हर्बिसाइड के द्वारा भी हम वीड को कंट्रोल कर सकते हैं। हर्बिसाइड का कौन सा, टॉक E25, ये हर्बिसाइड है जिसका नाम है टॉक E25। इसका हम प्री इमरजेंस, एक होता है पोस्ट इमरजेंस, एक होता है प्री इमरजेंस। प्री इमरजेंस का मतलब आपको सोइंग से पूर्व ही इसका छिड़काव करना है। अगर आपने सोइंग के बाद छिड़काव कर दिया वीड के साथ साथ आपने जो रेडिस लगाई है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, आपकी क्रॉप क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये तो हमने बात कर ली है वीड कंट्रोल के अंदर। आगे है हार्वेस्टिंग। जो एसिटिक टाइप्स एसिटिक जो टाइप्स की एसी टाइप जो किस्में हैं, एसी टाइप जो किस्में हैं वो 40 से 50 डेज आफ्टर सोइंग, और यूरोपियन जो टाइप्स किस्में हैं वो 20 से 25 डेज आफ्टर सोइंग के बाद हार्वेस्टिंग के लिए क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। आगे बात करेंगे ईल्ड। एशियाटिक जो टाइप की जो ईल्ड है, एशियाटिक टाइप्स की किस्में हैं, उनकी जो ईल्ड है वो 200 से लेकर 300 क्विंटल पर हेक्टेयर है। और यूरोपियन टाइप वैरायटी, उनकी जो ईल्ड है वो 50 से 100 क्विंटल पर हेक्टेयर है। ये ईल्ड की हमने बात कर चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लांट प्रोटेक्शन मेजर, जिसमें नंबर 1 है इंसेक्ट। कौन कौन से इंसेक्ट है जो रेडिश की क्रॉप को अफेक्ट करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। नंबर 1 है इंसेक्ट। इंसेक्ट के अंदर नंबर 1 एफिड। ये पौधों के टेंडर पार्ट्स जो मुलायम भाग होते हैं उनका रस चूसते हैं। अधिक आक्रमण होने पर जो प्रभावित जो पौधे की पत्ती है वो मुड़ जाती है, पीली पड़ जाती है और फाइनली नष्ट हो जाती है। तो इसका जो कंट्रोल है वो कंट्रोल के लिए हमें अमीडा क्लोरोप्रिड कितना लेना है आपको, 0.5 ml पर लीटर ऑफ वाटर। कहने का मतलब 1 लीटर पानी में आपको 0.5 ml घोलना है, उसका घोल बनाकर आपको क्या करना है, छिड़काव करना है। नंबर 2 मस्टर्ड साफ्लाई। यह कीट पौधे की वेजिटेटिव एंड फ्लोरिंग अवस्था पर दिखाई देता है। इस कीट के जो ग्रब्स होते हैं वो पत्तियों और फ्रूट्स में छेद करते हैं, जिससे कि फल खाने के योग्य नहीं रहते हैं। रूट्स है वो खाने के योग्य नहीं रहेगी, उसका बाजार भाव भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका कंट्रोल के लिए हमें डाईमेथोएट कितना 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर पानी में आपको 2 ml डालकर उसका घोल बनाकर आपको क्या करना है, छिड़काव करना है। नेक्स्ट बात करेंगे हम कौन कौन सी डिजीज है जो रेडिश की क्रॉप को नुकसान पहुंचाती है। व्हाइट रस्ट नंबर 1। यह रोग एक एल्बिगो कैंडिडेट नामक फंगस के कारण होता है। इस रोग के कारण पत्तियों की निचली सतह पर सफ़ेद चूर्ण जम जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप फोटोसिंथेसिस की क्रिया पूर्ण नहीं हो पाती, जिसका प्रतिकूल प्रभाव रेडिश की ईल्ड और क्वालिटी पर पड़ता है। कंट्रोल के लिए हमें डायथेन Z78 @0.2% इसका आपको घोल बनाकर क्या करना है, छिड़काव करना है। नेक्स्ट डिजीज है पाउडरी
मिल्ड्यू। यह रोग इरिसाइफी स्पीसीज नामक फंगस के कारण होता है। इस रोग के कारण पत्तियों की ऊपरी सतह पर सफ़ेद चूर्ण जम जाता है, जिससे कि पत्तियों का कलर वाइट दिखाई देता है, जिससे फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं हो पाती, जिसका प्रतिकूल प्रभाव रेडिश की ग्रोथ और यील्ड और क्वालिटी पर पड़ता है। इसका कंट्रोल हम कैसे करेंगे? कंट्रोल के लिए आपको कैराथेन एट द रेट ऑफ 0.2% का घोल बनाकर क्या करना चाहिए? छिड़काव करना चाहिए। ये नेक्स्ट एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में पूछा भी जाता है। वो किसके कारण होता है, क्या सिम्टम है उसके, क्या है वो चीज़? फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। कैरेट में भी होता है, आपका रेडिश के अंदर रहता है, तो हम इसको आज ही यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये फोर्किंग होता है, ये ड्यू टू हार्डपन ऑफ सॉइल, ये मृदा के हार्डपन, कठोरपन के कारण होता है। कैसे होता है? इसमें क्या होता है, ये आपकी रेडिश के अंदर सेकेंडरी, ये प्राइमरी रूट्स, ये जो प्राइमरी रूट्स है, ये इसके आसपास सेकेंडरी रूट्स काफ़ी सारी सेकेंडरी रूट्स निकल आती है। किसके कारण निकलती है? क्योंकि ये रूट्स नीचे ग्रो नहीं कर पाती। नीचे क्या है? आपके कंकड़ पत्थर की लेयर है, कंक्रीट है, जिसके कारण ये नीचे नहीं जा पाती, और इसके साइड से क्या आती है? सेकेंडरी, अनेक प्रकार की सेकेंडरी रूट्स उत्पन्न हो जाती है। इसको क्या कहते हैं? फोर्किंग का नाम देते हैं। ये किसके कारण होता है? ड्यू टू हार्डपन ऑफ सॉइल के कारण। इसका कंट्रोल हम कैसे करेंगे? कंट्रोल के लिए हमें ऐसे स्थान का चुनाव करना है जहां पर कम से कम 2 मीटर तक नीचे कंकड़ पत्थर की लेयर नहीं होनी चाहिए, या ऐसे स्थान पर हमें मूली नहीं उगानी जहां सॉइल के नीचे क्या है? कंकड़ पत्थर की लेयर। अगर कंकड़ पत्थर की लेयर है, या ऐसी सॉइल का भी चुनाव नहीं करेंगे जो हैवी है। हैवी सॉइल इसके लिए सूटेबल नहीं है। हैवी सॉइल में रूट्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, जिससे कि फोर्किंग की समस्या आ गई। ये होता है फोर्किंग। इसका कंट्रोल आपको बता दिया है। नेक्स्ट हम कैरेट की बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।